Okay. Julka, Mr. Julka, Oishi. Everyone please shut up. Okay, now I'm starting. So I have already written आज क्या होने वाला है. एक बार देख लो. पहले हम लोग फर्स्ट सेशन में रिवीजन करेंगे, फिर यूनिट 2 खत्म करने का कोशिश करेंगे, फिर यूनिट 3 स्टार्ट होगा. आज पूरा क्लास में 5:15 बजे तक इतना होना चाहिए. हो जाएगा? हाँ. अच्छा सर, पहला सेशन कब तक होगा? अभी से लेके 3:15 बजे तक पहला सेशन है. 3:15 से 3:30 का एक ब्रेक है 15 मिनट, एंड 3:30 से फिर 5:15 तक वापस होगा. आज से मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, वो और जितना क्लासेस है उतना क्लासेस में होगा, नहीं तो नहीं होगा. रूल्स क्या है मैं पहले ही बोल दिया था. जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं उन लोग को मैं घुसने नहीं दूंगा. यहां पे कितना जन बैठा है जो लोग एग्जाम नहीं दिए? हाथ उठाओ पहले. 1 2 3 4. ठीक से हाथ उठाओ, गिनती में सुविधा होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. खड़ा हो जाओ. अब मेरे को एक एक करके मैं सबको बैठने दूंगा. आप मेरे को टेक्स्ट किए थे? नहीं तो क्या था? सॉरी, होम टाउन. ठीक है, सेट डाउन. क्या रीजन था? पढ़ा नहीं था. बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, चले जाओ. मैं घर भेज दूंगा, एकदम रिफंड कर दूंगा मनी. अच्छा ऑफर है एकदम. चले जाओ. आई एम फेड अप एक्चुअली. नो, कोई और एक्सक्यूज देके टाइम में बर्बाद मत करो. बाहर चले जाओ. 2 जन भी बैठा रहेगा मैं पढ़ा दूंगा. ओके. हाँ, आप लोग बैठ जाओ. बात हो गया? हाँ. क्या रीजन था भाई? तबीयत ठीक नहीं था. अभी रेस्ट लो घर जाके भाई, तबीयत ठीक करके आना. हाँ, क्या रीजन था? प्रिपेयर नहीं थे? नहीं, नो एक्सक्यूज. सेम, यू शैल लीव. यू मैसेज मी तो यू सिट डाउन. ठीक है. हाँ. व्हाट वाज द टेक्स्ट? हाँ, सिट डाउन. आई रिमेम्बर. या, बैठ जाओ. हाँ बोलो. तबीयत ठीक नहीं था, वो उसके तरह ही. तबीयत ठीक नहीं और पढ़ाई नहीं हुआ, सेम रीजन. हाँ बोलो. बैठ जाओ. बट ऐसा तो नहीं मेरा बाद वाला क्लास में घर से आ गए, जेन्युइनली घर गए थे. बैठ जा. हाँ. जेवियर्स कौन कौन है इनमें से? सीआईए वाले? हाँ, सीआईए वाला बैठ जाओ. ठीक है. हाँ बताओ. घर गए थे? अरे तुम घर गए थे मैथ्स क्लास में तो तुम दिखे थे. सीसीटीवी खोल के देखूंगा. घर गए थे ना? ठीक है, बैठ जाओ. हाँ, क्या बोल के गए थे? हाँ, फ्रॉड. बैठ जाओ. ठीक है. ओके. हाँ बताओ. प्रिपेयर नहीं थे? ठीक है, प्रिपेयर नहीं थे वालों से मैं नाराज हूं. हाँ, चिकन पॉक्स हो गया था. ये क्यों दिखा रहा है? पूरा बॉडी में होता है, बोलना. ठीक है. हाँ, तुमको भी हुआ था? इसका बगल में मत बैठो, हट जाओ. ठीक है. हाँ बैठ जाओ. अभी ठीक हो गए ना? ठीक है, वहीं पे बैठना, मेरे से दूर बैठना. हाँ. क्या सुनाई नहीं दे रहे? प्रिपेयर्ड नहीं थे. ठीक है, खड़ा रहो. हाँ. या, थैंक यू. या, you got free का drink. Okay, now let us start. Okay, now guys settle down. Class start हो गया है. देखो, I have allowed distribution of this so that you don't lose out on something. I have only like coordinated previously, but that doesn't mean अभी बात होगा. ठीक है. This drink to keep you energized. This drink is to keep you energized and not to make you droopy and sleepy. Okay. बात मत करना please. Last bench, बात मत करना. Okay. जिन लोग को मिला नहीं मिल जाएगा. They have taken the head count. They'll give in some time. Okay. Now I'm starting with today's class. First thing which I need to tell you quickly I'm modifying the timing part of it because I forgot I have called them today. Okay.
आई वॉज इन्फॉर्म लेट। आज पहले मैं रिवीजन कराऊंगा, फिर यूनिट 2 फिनिश कराऊंगा, फिर यूनिट 3 कराऊंगा। बात नहीं, बिल्कुल बात मत करना, जो भी बात करोगे मैं बाहर भेज दूंगा सीधा, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट इज रिवीजन, सेकंड इज यूनिट 2 फिनिश, थर्ड इज यूनिट 3 स्टार्ट। वहां पे बात हो रहा है चिकन पॉक्स, एम्बैरेस भी करूंगा, बाहर भी भेजूंगा, ठीक है? मत करना प्लीज, डोंट ट्राई माई पेशेंस टुडे। आई रिक्वेस्ट एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कीप साइलेंट। ओके, वन सेकेंड, नो मतलब पार्शियलिटी नहीं होगा कि कुछ स्टूडेंट अच्छा है या मेरा पैरा है, तो वैसा कुछ नहीं होगा, सबको बाहर भेजूंगा, ठीक है? चुन चुन के। ओके, नाउ रिवीजन यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आज करने का एजेंडा है। यूनिट 4 अगला दिन हो जाएगा। कोई मेरे को पूछ रहा था कि अगला दिन क्या लास्ट लॉ क्लास है? लास्ट लॉ क्लास नहीं है, बट लॉ क्लास, लॉ सिलेबस खत्म हो जाएगा वेडनेसडे को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे ही खत्म होगा तुम लोग का लॉ सिलेबस फॉर्मली खत्म हो जाएगा, जो मैं कमिट किया था बहुत पहले से, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। वी आर फुलफिलिंग द कमिटमेंट ऑन 11th of September, which is परसों। For that, I need all of you to be there Wednesday by 1 PM. By 1 PM Wednesday यहाँ पे आ जाना, हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज का डिले हुआ एग्जाम बोल के बहुत जन दिया, बहुत जन नहीं दिया, इस वजह से, ठीक है? और एक चीज हुआ था जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है? सुन लो, जो नहीं होना चाहिए था वो है, तुम लोग मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दिया। मेरे को मैथ सर बोला, ही सेट के तुम लोग का क्लास वो 12 बजे तक ही लेने के लिए तैयार था, क्योंकि उनको पता चल गया था मेरा एग्जाम है 12 बजे से। कोई कल ग्रुप में लिखा था 12:30 तक मैथ्स क्लास है, तो गलत इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर कर रहे हो, ठीक है? जो लिखा था मेरे को पता है। अरे आई डू माई स्टडी ना, सो आई डू माई होमवर्क। प्लीज डोंट मेक मी फॉर्म रॉन्ग इंप्रेशन ऑन यू, ठीक है? बी ट्रांसपेरेंट एंड बी वेरी प्रिसाइज। प्रेसिशन छोड़ के सीए नहीं बन पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मैं सिद्धांत को बोल दिया 1 से 5 ही है, 1 से 5 ही है, टाइमिंग लेके यहां वहां मत करना। दूसरा चीज, नेक्स्ट एग्जाम सरप्राइज टेस्ट होगा, मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगा पढ़ने का, तैयार रहो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके, ठीक है? आई विल बी बैक टू दैट मोड वेयर आई यूज्ड टू टेक सरप्राइज टेस्ट। Previously, I thought surprise tests are bad because students are not getting time to prepare. Now I see you guys will never get time to prepare, and you guys will never prepare also. So I'll be back to surprise test mode. I will take 2 surprise tests before revision classes start. It could be on Wednesday. It could be on anything prior, any topic, and it could be on next Monday also. 2 सरप्राइज टेस्ट होगा, पहले से बोल दिया, फिर बताना मत, और किसी को नहीं छोड़ूंगा, पहले आके टेस्ट ले लूंगा, फिर पढ़ाई शुरू होगा। ऐसा हो सकता है आज है, नहीं आज नहीं है, ठीक है? आज टाइम कम है। ओके, तो मैं शुरू कर रहा हूं आज का क्लास। ऑल द प्लानिंग इज डन। हम लोग वेडनेसडे और मैं एक प्लान शेयर करूंगा जिसमें मैं रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स बता दूंगा, इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ लॉ कैसे होगा, कब से होगा, वो मैं बता दूंगा। आई बिलीव नेक्स्ट वीक तक तुम लोग का अकाउंट्स एंड इको या मैथ्स चलते रहेगा, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। सो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से मैं लॉ का 2 सेशन ले लूंगा मेरा टाइम में, मंडे एंड वेडनेसडे। तो उससे क्या होगा, मंडे वेडनेसडे को हम लोग स्कैनर एंड पास्ट पेपर पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद रिवीजन क्लास में रिवीजन करेंगे, ठीक है? फ्राइडे डू वी हैव अ क्लास? ऑफ कोर्स, बीसीआर अलग से जो है वो तो है, ठीक है? विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यू मैं रिवाइज करा रहा हूं लास्ट क्लास क्या हुआ था। ओके, लास्ट क्लास, ऑन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैड डन, वी हैड स्टडीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2। यूनिट 2 स्टार्टेड विथ कंसिडरेशन एज अ टॉपिक। याद करो, बहुत अच्छे से याद करना, कंसिडरेशन बहुत टफ है यूनिट 2। कंसिडरेशन क्या है मैं बताया था मेरा टर्म्स में, इन सिंपलटन थिंकिंग और सिंपल टर्म्स वी कॉल्ड कंसिडरेशन एज क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का लीगल रिक्वायरमेंट्स उसका डेफिनेशन के साथ मैप किया था। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन वाज सेक्शन 2D। सेक्शन 2D का डेफिनेशन के साथ मैं लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन अच्छे से समझाया था। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे? नेक्स्ट हम लोग उसके साथ साथ किए थे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन अगर नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शंस पढ़े थे, याद आया? उसका एक्सेप्शंस क्या था? उसका एक्सेप्शंस था 7 एक्सेप्शंस। 7 एक्सेप्शंस यू रिकॉल, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू चैरिटी। याद है? चैरिटी का केस लॉ का नाम भी था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट चीज कंसीडरेशन का, सूट बाय थर्ड पार्टी पॉसिबल है? नहीं, देयर कैन नॉट बी एनी थर्ड पार्टी बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू पार्टीज। कोई दो व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति टांग नहीं लड़ा पाएगा। ये प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? सूट बाय थर्ड पार्टी या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी एक्सेप्शंस होता है, हाँ या ना? इसका एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए थे, देयर वर 7 एक्सेप्शंस अगेन। एंड आफ्टर दैट कंसीडरेशन खत्म करके अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में पहला चीज कैपेसिटी, और कैपेसिटी में पहला चीज माइनस पोजीशन इन लॉ। वहां पे 6 पॉइंट्स हम लोग सीखे थे माइनर का पोजीशन लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसको हम लोग लैटिन में क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, याद है? केस लॉ, मनी लेंडर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग माइनस पोजीशन पढ़ने के बाद हम लोग फ्री कंसेंट शुरू किए थे। फ्री कंसेंट 5 चीज से टूटता है, वो 5 चीज में पहला 4 चीज हम लोग कर लिए थे क्लास में, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। चारों को बहुत अच्छे से करा के मिस्टेक का क्लासिफिकेशन क्लास में खत्म हुआ था। लास्ट दिन ग्रुप में डिस्कस हो रहा था, तो किसी को कंफ्यूजन था कि मिस्टेक हो गया है, किसी को कंफ्यूजन था कि मिस्टेक से होगा। आंसर इज मिस्टेक क्लासिफिकेशन हो चुका था, क्लासिफिकेशन समझा चुके थे, बट मिस्टेक का अंदर में बहुत कुछ है समझाना जो बाकी है। तो वहां से शुरू होगा, रिवीजन खत्म होता है, मिस्टेक का क्लासिफिकेशन। और एक बार मैं बोलना चाहता हूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टू लर्न मिस्टेक, ठीक है? एंड that is our starting point of today's class. After that we will finish off unit 2 ASAP. ASAP का full form होता है as soon as possible, ASAP. Okay, and then after that we are going to do unit 3 का starting. Okay, I'm starting with mistake. जो लोग classes miss किए हो, बहुत vital चीज miss किए हो, और 20 marks इसी में से आने वाला है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज और नेक्स्ट डे। ओके, नाउ ध्यान से सुनना। पहला चीज, सर आप क्लासिफाई किए थे मिस्टेक, यस आई टोल्ड मिस्टेक कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, हाँ या ना? कोई नोट भी शेयर किया था ग्रुप में, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट इट। ओके, नाउ मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है वो बाद में मैं बोला था, पहले मैं बोला था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि क्या? मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट समझने में दिक्कत, तो ये फैक्चुअल मिस्टेक है। एक पार्टी अगर मिस्टेक किया तो यूनिलैटरल, 2 पार्टी अगर मिस्टेक किया तो बायलैटरल। बोलो, कोई एक पार्टी मिस्टेक किया, कॉन्ट्रैक्ट का फैक्ट्स को समझने में कोई एक पार्टी मिस्टेक किया, तो क्या दूसरा पार्टी सहेगा या दूसरा पार्टी बोलेगा तेरा गलती है तू समझ, तेरा गलती है तू समझ? ये लॉ में लिखा नहीं है ऐसा करके, ये समझाने के लिए मैं डायलॉग दे रहा हूं, ठीक है? और लॉ में क्या लिखा है? ये वॉइड होगा या नॉट वॉइड होगा? नॉट वॉइड होगा। इट कैन नॉट बी वॉइड बिकॉज कोई एक पार्टी का गलती है, दूसरा पार्टी क्यों सफर करेगा? वो बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, तुम गलती किए हो समझने में, तुम्हारा, तुम अब समझो, हाँ है ना? सपोज करो किसी का दुकान में लिखा है 15 रुपीज पर यूनिट वो बेच रहे, मेल में भी वो लिख दिया 15 रुपीज पर यूनिट बेच रहे, तुम कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त समझ लिए वो 14 रुपया या 13 रुपया में बेच रहे, तुम हाँ बोल दिए। अब बोलो, क्या वो तुमको 13-14 रुपया में देगा या 15 में ही देगा? 15 में ही देगा, और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए बोला था, क्लियर है? बट अगर बायलैटरल मिस्टेक होता है, यानी कि 2 पार्टी गलती कर दिया, दोनों पार्टी ही गलती कर दिया, तो फिर बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट को और अलाइव नहीं कर पाओगे बिकॉज दोनों पार्टी मिस्टेकन है, ये बोलेगा तेरा भी गलती है, वो बोलेगा तेरा भी गलती है, तो कैंसिल कर लेगा, हाँ है ना? तो ये है फंडा। सर मिस्टेक ऑफ लॉ में आप डायलॉग दिए थे,
दो तरह का लॉ होता है, एक इनलैंड लॉ, इनलैंड लॉ मतलब देश में जो जो कानून है, और बाहर का जो जो कानून है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इनलैंड लॉ हुआ तो मैं बोला था ऐसे स्टोरी करके, जज क्या बोलते हैं, जज बोलता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज और इज नो एक्सक्यूज। वेरी गुड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अगर लॉ तुमको नहीं पता तो तुम भुगतो, तुम इसको एक्सक्यूज मत बोलना। मतलब तुमको सफर करना पड़ेगा, जैसे कि पोजीशन था यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, कोई एक पार्टी गलती किया तो सफर करना पड़ेगा। तो अगर तुम इंडियन लॉ या इनलैंड कानून समझने में गलती किए तो तुम भुगतो, हाँ है ना। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इनलैंड लॉ तो जानना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ है ना। नाउ सेकेंड थिंग इज फॉरेन लॉ। मैं बोला था फॉरेन लॉ इतना सारा क्या जान पाओगे, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? नो, इफ इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, फॉरेन लॉ का मिस्टेक से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो देखा जाएगा दोनों पार्टी गलती किया या एक, यानी कि यहां पे भी यूनिलैटरल या बायलैटरल पोजीशन देखा जाएगा। मतलब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को माना जा रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसा। क्लियर है, पूरा क्लियर है आखिरी बेंच तक? ये रिवीजन ही था बट इन डेप्थ कराया, ठीक है। अच्छा, अभी आगे से अभी पहला चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का बायलैटरल मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पहले पढ़ाऊंगा, उसमें बायलैटरल मिस्टेक कितना टाइप का होता है वही आज का पहला टॉपिक है। कौन सा पेज में है? 53 में आ जाओ, 53 में आ जाओ। ओके, अच्छा कैविएट एम्प्टर क्लॉज तुम लोग किए ना, कैन पे देख लिए ना एक्सपायर्ड है कि नहीं? ओके, बाद में देखना कैविएट एम्प्टर। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी टू चेक ऑल द कैंस और देम टू चेक ऑल द कैंस, यू मस्ट हैव चेक्ड, ठीक है, बायर बी बायर। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बाद में भाई, लॉ का चीज बाद में, अभी सुनो ये वाला लॉ सुनो, बायलैटरल मिस्टेक ऐसे बोला। नाउ सुनो, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ये 5 तरह का हो सकता है, बुक पढ़ने का दरकार ही नहीं है। ध्यान से सुनो, समझो चीज को, फिर बुक में जाके घर में देखो, तब जाके लॉ पूरा तैयार होता है। ओके, नंबर 1 बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फर्स्ट टाइप का क्या हो सकता है, एज टू मिस्टेक एज टू व्हाट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, पहले एग्जांपल देना चाहता था, पहले एग्जांपल दे दूं, नाम बोल दिया हालांकि। समझो, लेट्स से तुम्हारा एक पड़ोसी है, नेबर। तुम्हारा नेबर का घर बहुत बड़ा है और उस घर में एक व्हाइट हॉर्स टहलते रहता है, ठीक है, व्हाइट हॉर्स है। तो तुम व्हाइट हॉर्स को लेना चाहते हो, तुम उसका घर में पहुंच गए और पूछे कि क्या आपका घोड़ा मैं देख सकता हूं? तो वो बोला बिल्कुल, आइए अंदर। तुमको घोड़ा दिखाया अच्छे से, तुम घोड़ा को कुछ खिला भी दिए, ठीक है। अब तुम अंदर बैठे हो उसका ड्राइंग रूम में और चाय पी रहे हो और तुम उसको ऑफर कर रहे हो, क्या मैं आपका घोड़ा खरीद सकता हूं? ऑफर टू परचेज द हॉर्स। वो बोला हाँ, बहुत स्मेली है, ले जाइए। प्रैक्टिकल। अब सोचो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, बाहर में तुम दोनों को पता नहीं, सनस्ट्रोक में घोड़ा मर भी गया उसी मोमेंट में, ठीक है, हो ही सकता है, लाइफ कैन गो एनी टाइम। सो द आइडिया इज, अब बोलो सब्जेक्ट मैटर of the contract is horse, yes or no? And existence of the subject matter is there or not there anymore? So both the parties are mistaken as to the existence of the subject matter, yes or no? Such a contract will become what? So pehla type of mistake is given as mistake as to bilateral mistake as to what? Existence of the SM का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट मैटर।
जय एग्जाम दिया था? बैठो. ओके नाउ, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. अब ध्यान से सुनना, ठीक है? पढ़ते रहो, मैं जहां से पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, पूछो मत देरी करके आके क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है? बोल दूंगा. ध्यान से सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अच्छा, सेकंड मिस्टेक कैसा हो सकता है, समझो, चीज को समझो. सेकंड मिस्टेक कैसा हो सकता है मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल देके फिर पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा मेरे को बताओ, मेरा और एक नेबर हो सकता है ना? हाँ सर, बहुत, चारों ओर तो नेबर ही है सबका घर का. अब देखो, और एक नेबर है किसी का जिसका पास 5 सेम ब्रांड का अलग अलग कलर का गाड़ी है, ठीक है? 5 सेम ब्रांड का अलग अलग कलर्स का गाड़ी है. क्या क्या? येलो, ब्लू, ठीक है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक. येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है? सेम ब्रांड का, सेम मॉडल, खाली कलर अलग. अब ध्यान से सुनो, तुमको लगता है कि इलॉजिकल है इतना सारा गाड़ी सेम मॉडल सेम ब्रांड, एक तुमको चाहिए और चलता भी नहीं, 5 गाड़ी एक साथ थोड़ी ना चल पाएगा, ठीक है? तो तुम बोल लिए कि क्या आपका गाड़ी मेरे को दे सकते हो? वो बोला हाँ. उसको मन में लगा कि वो येलो वाला गाड़ी दे देगा, और तुमको मन में लगा तुम ब्लू वाला गाड़ी ले लोगे. डिस्क्रिप्शन लेके बात नहीं हुआ. डिस्क्रिप्शन इज व्हाट? कलर, ठीक है? तुम मांगे एक गाड़ी, वो भी बोला एक गाड़ी, हाँ है ना? अब उसने सोचा मन में येलो, तुम सोचा ब्लू. क्या लेके मिस्टेक हुआ? आइडेंटिटी. कैन आई से बोथ आर मिस्टेकन एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना? तो दूसरा तरह का बायलैटरल मिस्टेक कैसे हो सकता है? बायलैटरल मिस्टेक एज टू एग्जिस्ट आइडेंटिटी ऑफ द subject matter. It is another example and manifestation of mistake of fact. Factual mistake है. फैक्ट समझने में गलती हुआ दोनों पार्टी को, हाँ है ना? समझ में आया? सो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल मैं दे दिया. मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. क्लियर? क्लियर? तो फर्स्ट वॉज एग्जिस्टेंस, सेकेंड क्या हो गया? आइडेंटिटी. सेकेंड हो गया आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. अब ध्यान से सुनना, तीसरा, द थर्ड वन. अच्छा, थर्ड वन एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना. ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ध्यान से सुनोगे तो नहीं लगेगा. और एक नेबर है सर, कितना? 4, ओनली 4 नेबर्स. अभी तीसरा नेबर का बारे में बोल रहा हूं. तीसरा नेबर जो बंगलों में रहता है, एकदम आलीशान टिप टॉप, बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही क्लासी बंगलों में रहते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना. मैं गया टिंग टोंग, तो वो पूछा क्या काम है? मैं बोला क्या आपका घर में मैं रह सकता हूं एज अ टेनेंट और व्हाटएवर, ठीक है? और मे बी आई वांट टू टेक इट ऑन लीज. लीज होता है ना, एक पोर्शन लीज में लूंगा, बड़ा घर है, ठीक है, अच्छा बिल्डिंग है. नाउ द आइडिया इज, जिन लोग को नहीं मिला हाथ उठा लो, ठीक है? द आइडिया इज, कुछ लोग बढ़ गया होगा, मतलब कुछ लोग उसके बाद भी आया होगा, तो उन लोग को बोल के वो भी मिल जाएगा. ओके नाउ ध्यान से सुनना. तुम लोग को नहीं मिला? अरे यहां पे फर्स्ट बेंच में भी है. ओके नाउ ध्यान से सुनना. बात नहीं है, बात नहीं प्लीज, ठीक है? जिन लोग को नहीं मिला एक बार हाथ उठाओ, उन लोग को देखने तो गिन लो, आप लोग गिन लो. हाँ, और नहीं मिलेगा, सॉरी, ठीक है? ठीक है, दे हैव गॉन, ठीक है? ओके नाउ ध्यान से. लेट कमल लोग को तो कुछ किया नहीं जा सकता, मैं पहले ही बोला था. हाँ, कल ही पिए? ओके ठीक है, ऑल राइट. बोल रहे कोई कल ही पिए. ओके नाउ, ठीक है? अब ध्यान से सुनो प्लीज, प्लीज ध्यान से सुनो. फ्री का माल पीने का अलग मजा है, ठीक है? ओके, ऑल राइट, नेवर माइंड, कम बैक. अब ध्यान से सुनो प्लीज, प्लीज भाई सुनो. थर्ड जो एग्जाम्पल था उसको और एक बार मैं बोल रहा हूं. मैं एक नेबर का आलीशान बंगला है, उसका घर में गया और उसको ऑफर किया, क्या आपका घर में मैं रह सकता हूं एज अ किरायादार या फिर लेजी. लेजी का मतलब होता है लीज पे लेना,
ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो। अब मेरे को लगा ये लोग इतना दिन से इस घर में रहता है, मतलब घर किसका है? उन लोग का, उन लोग का घर है। अब ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसको लगा कि मैं किराए पे लूंगा, लीज पे नहीं। किराए पे लूंगा, लीज पे नहीं। लीज पे सिर्फ मालिक दे सकता है, किराएदार नहीं। और ये बंदा खुद क्या था पता है? किराएदार। हो सकता है ना? मैं किसी का घर में गया, जो घर का पोजीशन जिनके पास है, मैं समझ लिया ये मालिक है। आई एम मिस्टेकन एज टू व्हाट? टाइटल। और उससे घर का टाइटल ही मांगा, इन अ वे लीज मांगा। लीज भी एक तरह से टाइटल ही होता है, बहुत सालों के लिए लीज मिलता है ना? तो रेंट नहीं मांगा, लीज मांगा, और उसको लगा कि मैं रेंट पे मांग रहा हूं। तो रेंट पे देने के लिए उनको औकात है, उनके पास वो हैसियत है कि वो रेंट पे दे पाए, क्योंकि टेनेंट कैन सबलेट इट। इसको बोला जाता है सबलेट, मतलब किराए पे लेके किराए पे देना को बोला जाता है क्या? सबलेटिंग। सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी करने का हक किराएदार को भी है, और वो क्या था? किराएदार। हकीकत में मेरे को लगा वही मालिक है, मालिक को हक है कि मालिक लीज पे दे पाए, तो मैं लीज पे मांग लिया। बट मैं जो बोला, मेरा लैंग्वेज क्या था? क्या मैं आपका घर में रह सकता हूं? तो उसने समझ लिया क्या? किराए पे मांग रहा हूं, और मैंने समझ लिया कि लीज पे मिलेगा। दोनों मिस्टेकन है या नहीं है? मिस्टेकन है ना दोनों ही? है ना? तो ये जो हम दोनों मिस्टेकन है, ये मिस्टेक एज टू व्हाट है? टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरे को लगा उसके पास टाइटल है ना? एक्चुअली उसके पास टाइटल नहीं है, क्योंकि ओनर वो नहीं है। ट्रू ओनर कोई एनआरआई होगा जो अपना घर को किराए पे इंडिया में लगा दिया, और ये सालों से रह रहे, है ना? और ये सब लेटिंग का सोच रहे, और इसको लगा मैं भी सब लेटिंग लेना चाहता हूं, हालांकि मैं भी इसके तरह लेसी बनना चाहता हूं, है ना? मेरा बात समझे? सो वी बोथ आर मिस्टेकन एज टू व्हाट? द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरा बात समझे? तो ये मिस्टेक को तीसरा मिस्टेक बोला जा रहा है, मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मिस्टेक एज टू व्हाट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर? टाइटल। टाइटल का मतलब होता है किसका नाम पे है। टाइटल का मतलब क्या होता है? किसका नाम पे है प्रॉपर्टी। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल confuse the second name to be their title. Some of them do have title, but most of us we have what? Surname. ठीक है, ये सब चीज प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू वर्क फॉर अ आईवी लीग प्लेस। नहीं तो आईवी लीग जगह में तुम रिज्यूम फॉरवर्ड किए, रिज्यूम देख के तुम्हारा बुलाया गया, सीए है बुला लिया, जेवियर्स हो बुला लिया, बग्गू हो बुला लिया, ठीक है? नहीं, सब सारे अच्छे। नाउ ध्यान से सुनना, बुला लेने के बाद तुम बोले माय टाइटल इज सो, वो बोलेगा हाँ विल कॉल यू, थैंक यू। ठीक है, टाइटल एंड सरनेम में बहुत बड़ा फर्क है। और टाइटल का और एक मतलब क्या होता है? एनी थिंग विच इज कॉन्फर्ड अपॉन यू। जैसे ब्रिटिश लोग बहुत बहुत जन को कुछ कुछ टाइटल दिया था, दोज आर टाइटल्स। ठीक है, दोज आर टाइटल्स। ठीक है, बट यूजुअली द सेकेंड नेम इज नोन एज सरनेम। और ये वाला टाइटल कौन सा टाइटल है जो हम लोग पढ़े? किसका नाम पे है प्रॉपर्टी, किसका नाम पे है, मतलब किसका पास टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है, टाइटल डीड। ठीक है, टाइटल एग्रीमेंट। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक 5 तरह का होगा, बाइलैटरल मिस्टेक आउट ऑफ 5 टाइप्स, उनमें से 3 टाइप्स हम लोग कवर किए। क्या क्या? एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड टाइटल। वंस अगेन एग्जांपल को सोचो, एग्जिस्टेंस था घोड़ा मर गया साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट, अननोन टू बोथ द पार्टीज। दूसरा मिस्टेक क्या है? आइडेंटिटी, 5 गाड़ी एक कलर का, अलग अलग कलर का, 2 पार्टीज अलग अलग कलर सोच लिया, ठीक है? और तीसरा है टाइटल। ओके, चौथा एग्जांपल, चौथा नेबर, फोर्थ नेबर बहुत ही शेडी आदमी है। शेडी मतलब SHADY, मतलब तुमको पता ही नहीं है, अंधेरा में निकलता है, अंधेरा में ही घर आ जाता है, कभी रोशनी दिन का वो भी नहीं देखा, दिन का रोशनी भी उसको नहीं देखा होगा, ऐसा टाइप ऑफ आदमी। और उसका गाड़ी जो है एकदम मतलब काला ग्लास, तुम इस पार उस पार देख नहीं पाओगे, ग्लास के थ्रू देख ही नहीं पाओगे।
बॉडीगार्ड सिक्योरिटी बहुत सारा है, ठीक है, और सब गन वन लेके निकलते हैं, मतलब बहुत कोई होगा बिग शॉट, और तुमको डर लग रहा है कि इसके पास इतना गन्स है, ये है, कभी तुमको अटैक कर दे तो नेवर, ये पीछे रहता है, ठीक है। अब सोचो तुम क्या किए, तुम अपना सिक्योरिटी के लिए तुम गन फैक्ट्री से गन्स मंगवाए। कैसे? तुम गन्स मंगवाने के लिए स्टेप 1 क्या करोगे, एक ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर के पहले तुम पूछोगे ना कोटेशन, कितना रुपया में ये लोग बेच रहे, है ना। अब कोटेशन जब हम लोग फैक्ट्री से मंगवाते हैं, हम लोग एक पीस का मंगवाते हैं या कुछ बल्क का, तो तुम पूछे सेंड मी कोटेशन फॉर 50 गन्स, सेंड मी कोटेशन फॉर 50 गन्स, 50 गन्स 50, ठीक है, मिनिमम 50 में तो बात होगा। वो लोग भेज दिया 50 गन का कोटेशन, ठीक है, पर पीस का कितना दाम होगा। तुम देखे कि ठीक है, तुम टेलीग्राम में लिखने गए कि सेंड मी 3 गन्स, कितना 3, तुम थोड़ी ना 50 लोगे, तुमको थोड़ी ना आर्मी बनाना है, तुमको 3 चाहिए, तो तुम लिखे सेंड मी 3 गन्स, 3, वो टेलीग्राम पहुंच गया, सेंड मी द गन्स, सेंड मी द गन्स, तो वो क्या सोचेगा 50 या 3, मिस्टेक हुआ ना। अब ये टेलीग्राम का मिस्टेक है टेक्निकल, ना तुम्हारा ना उसका, तो बाइलैटरल मिस्टेक हो जाएगा। तुम सोचे 3, वो सोचे 50, सो बाइलैटरल मिस्टेक एज टू, ये क्या बोलोगे, क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बाइलैटरल मिस्टेक एज टू व्हाट, क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो मेरा 5वां एग्जाम्पल मेरे को देना नहीं पड़ेगा, मेरे को बताओ सेम मिस्टेक प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर लेके भी हो सकता है ना, सेम मिस्टेक कैन हैपन विद द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सेम तरीके से। सो 5th मिस्टेक इज एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ना देख के बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट 5 तरह का हो सकता है। नंबर 1 एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। नंबर 2 आइडेंटिटी, पहचान। नंबर 3 टाइटल, किसका नाम पे है। नंबर 4, नंबर 5 वेरी गुड। सो 5 टाइप्स ऑफ बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, नाउ ध्यान देना, अभी मेरे को लास्ट चीज मिस्टेक का ये बोलना है, वो है यूनिलैटरल मिस्टेक। वो है यूनिलैटरल मिस्टेक का कुछ एक्सेप्शन है, या यूनिलैटरल मिस्टेक का कुछ एक्सेप्शन है, वो ध्यान से समझेंगे। यूनिलैटरल मिस्टेक में मैं अभी तक क्या समझाया, कोई बोल पाओगे? मैं बोला था कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइड, नॉट वॉइड। इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, मतलब 3 केसेस हम लोग अभी जानेंगे, जो 3 केस में यूनिलैटरल मिस्टेक से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। एक्सेप्शन मतलब उल्टा, ठीक है। सो वी विल स्टडी 3 केसेस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, वेयर बाय केस लॉ के साथ मैं समझाऊंगा, जहां पे डिसाइडेड हो गया कि भले ही ये यूनिलैटरल मिस्टेक है, कोई एक पार्टी मिस्टेक किया है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा 3 केस लॉ है, 3 केस लॉ पे आधारित 3 पॉइंट्स है जो मैं समझाने वाला हूं। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, ऑल राइट। आई एम स्टार्टिंग विद दीज 3 केसेस विद अ क्वेरी। क्या होगा? नहीं, टेलीग्राम का दोष उसका नहीं है ना। टेलीग्राम कैसे भेजा जाता है वो तुमको इंटरनेट में देखना पड़ेगा। टेलीग्राम इज नॉट लाइक लेटर, आर यू गेटिंग मी? इट्स अ टेक्निकल way of sending message. So if the message is faulty, that's not the sender's fault, so he'll get benefit of doubt. मेरा बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि तुम सपोज करो लिखे कुछ और गया कुछ, तो ये तुम्हारा दोष है, कंपनी का भी दोष नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। भेज दिया तो वापस भेजा जाएगा, क्या होगा? तुम सोचो, तुम्हारा घर में अचानक आज 50 चीज आ गया जो तुम मंगवाए नहीं, तुम क्या करोगे? ले लोगे? ठीक है? ओके, 3 एक्सेप्शंस। ओके, बात नहीं,
अब सुनो ध्यान से, 3 एक्सेप्शंस टू व्हाट? यूनिलैटरल मिस्टेक। ध्यान से सुनना, यूनिलैटरल मिस्टेक के बारे में मैं अभी तक ये बोला कि यूनिलैटरल मिस्टेक होने से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। अभी मैं बोल रहा हूं यूनिलैटरल मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कभी कभार वॉइड नहीं भी हो सकता है, ऐसा 3 एक्सेप्शनल केसेस बोलूंगा। सॉरी, मैं उल्टा बोला, यूनिलैटरल मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है, और ये 3 केसेस में यूनिलैटरल मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? वॉइड या वॉइडेबल होगा, देखते हैं। 3 ऐसा केसेस को मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ केस लॉस, पेज 54 में ही है, ध्यान से सुनना। पहला एक्सेप्शन, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट एक्सेप्शन विच आई टॉक अबाउट इज अ केस लॉ। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द facts of the case like a story and then talk write the name of the case law. Okay, तो पहले स्टोरी सुनो। एक अनपढ़ गवार बुढ़ा था, बुजुर्ग आदमी, ठीक है। ही वॉज अ फार्मर, अनपढ़ था, मतलब अंगूठा छाप था, उनको उतना कुछ आता नहीं था, तो उनके पास पैसा का कमी था। वो मनी लेंडर के पास गया और पैसा लिया। मनी लेंडर बोला, किस बात के लिए पैसा चाहिए तुमको? बोला, एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए मशीनरी खरीदना है, मशीनरी खराब हो गया है, उसके लिए पैसा चाहिए। हो सकता है, इमेजिन, मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, तो जो मनी लेंडर है बोला, मशीनरी मैं दे रहा हूं, तुम मेरे से उधार में खरीद लो, मेरे को वापस चुकाना, ये बोल के दे दिया। अब बिना पैसे का थोड़ी ना देगा, कुछ तो साइन करवाएगा, कुछ तो अंगूठा लगाएगा, छाप, है ना। अब ध्यान से सुनो, उसको बोला कि तुम एक गारंटी दो कि 3 महीना बाद तुम मेरे को पैसा वापस दोगे। गारंटी, गारंटी उसको बोला, जाके उसको समझ में आए, एक्चुअली वो था बिल। एक्चुअली क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ना उसको समझा पाएगा वो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है। बिल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, ये तुम्हारे लिए बिल्स पेएबल है, ये सब बोलना जाएगा तो बुढ़ा भाग जाएगा। हाँ, अनपढ़ है, तो उसको बिल्स का पता नहीं है। उसको बिल्स को वो रिप्रेजेंट किया आदमी एज गारंटी, जाके वो समझ पाए। बोले, भैया चाचा, ये इसमें अंगूठा लगाइए, हाँ है ना, और ये गारंटी हो गया कि आप मेरे को पैसा वापस दोगे, ऐसे बोल के उसको दे दिया। वो एक्सेप्ट कर दिया इनोसेंटली, है ना। अब सोचो, अब ध्यान से सोचो, अब जिस दिन बिल पेएबल का मैच्योरिटी था, उस दिन चाचा को समझ में नहीं आया बिल का क्या इंप्लीकेशन है ना। डिसऑनर हो जाता है ना पे करने से, तो वो पे किया नहीं, गारंटी तो था, वो पे किया नहीं और ये डिसऑनर हो गया। तुम लोग सुने हो ना नोटरी पब्लिक, इतना तो अकाउंट्स में भी पढ़ाना चाहिए। नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक नोटिंग ऑफ अ बिल करता है। नोटिंग ऑफ अ बिल मतलब बिल जब डिसऑनर होता है, तब ये डिसऑनर को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए हम लोग बांग्शाल कोर्ट, हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, बंगाली में और लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है बैंकशाल कोर्ट। वहां पे नोटरी पब्लिक लोग ट्रीज के नीचे बैठे रहते, देखे होंगे ऐसा लॉयर, तो ट्रीज के नीचे डेस्क पे बैठा रहता है, उन लोग के पास जाके नोटिंग करना पड़ता है। नोटिंग करने से ये ऑन रिकॉर्ड हो गया कि ये बिल के अगेंस्ट में पैसा मिला या नहीं मिला। इंडियन एविडेंस एक्ट टेल्स सच एन एविडेंस इज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट्स। अदरवाइज तुम्हारा बिल डिसऑनर होने के बाद विदाउट नोटिंग अगर कोर्ट में लेके जाते हो, दैट्स नॉट अ वैलिड एविडेंस। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नोटिंग। पता चला ना नोटिंग क्या होता है, ठीक है। जस्ट इन ब्रीफ, नोटिंग क्या होता है बोलने से नहीं होता है, ये होता है नोटिंग, ठीक है। नोटिंग ना करवाने से तुम्हारा एविडेंस नहीं है, नोटिंग करवाने से वो एविडेंस बन जाता है, ठीक है। सी एंटर में है, ठीक है। नाउ द आइडिया इज, सर ये जो नोटिंग है, नोटिंग वोटिंग तो छोड़िए, आप बुड्ढा का स्टोरी में बताइए कि क्या हुआ। बुड्ढा का स्टोरी में बुड्ढा पैसा देने में फेल किया, उसको लगा गारंटी उसका टूट गया, बट इससे एक्चुअली क्या हुआ, बिल्स डिसऑनर हो गया।
बिल डिसऑनर होने पे बहुत कुछ लीगैलिटी है, वो बुड्ढा को नहीं पता, वो तो पता ही नहीं वो बिल साइन किया, है ना। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में मामला जब गया तब बुड्ढे ने बोला मेरे को तो पता ही नहीं ये बिल क्या होता है ना। तो दूसरा पार्टी ने बोला ये उसको पता नहीं है तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसने तो साइन किया, है ना। तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, बुड्ढा को मानना पड़ेगा जो जो टर्म्स है ना। तो ये बोला, बट कोर्ट ने बोला देखो कोर्ट इज फॉर जस्टिस, लॉ इज फॉर जस्टिस, रूल इज फॉर जस्टिस, वेयर एनी लॉ इज एक्चुअली सप्रेसिंग द रेमेडी। लैंग्वेज क्या है? जहां पे कानून रेमेडी को सप्रेस कर रहे हैं, वेयर एनी लॉ इज सप्रेसिंग द रेमेडी एंड एडवांसिंग द मिसचीफ, देयर वी विल डू एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। बात समझ में आया? बोला कि जहां पे रेमेडी सप्रेस होके मिसचीफ आगे बढ़ जा रहा है वहां पे हम लोग रूल रखेंगे या एक्सेप्शन कर लेंगे? नेचुरल जस्टिस, है ना। तब जाके कोर्ट ने बोला यहां पे हम लोग एक्सेप्शन बनाएंगे, ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मान रहे बुड्ढा का गलती हुआ, बट देखना पड़ेगा क्यों गलती हुआ, क्योंकि ये अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, आपको भी पता है, इसको बिल्स के बारे में क्या पता है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नाम ही नहीं सुना होगा, है ना। तो इनके ऊपर इतना सख्ती, मतलब इतना स्ट्रिंजेंट चीज इंपोज करने से पहले हम लोग को फैक्ट्स को देखना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल होना चाहिए, मतलब बुड्ढा के ऊपर है वो वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू, वॉइडेबल है तो, और वॉइड है तो मतलब कैंसिल। क्लियर है? समझ में आया? नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दैट मींस। क्लियर है? सो ये है पहला एक्सेप्शन, इस केस लॉ का नाम है फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। क्या नाम है? फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। घबराओ मत, पेज 54 में ये कहीं लिखा होगा, पेज 54, हाँ ए के अंदर लिखा होगा, थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन में लिखा है ना, थर्ड लाइन में फॉस्टर वर्सेस मैकिनन, हाईलाइट कर लो फॉस्टर वर्सेस मैकिनन को। यही फैक्ट्स था जो केस में समझाया। क्लियर है? पढ़ने का दरकार नहीं है। पहला एक्सेप्शन ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक। हाँ पूछो। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है इसलिए क्योंकि बुड्ढा को धोखा देने का इरादा नहीं था, बुड्ढे से तो उसको पैसा मिलता ही है, बुड्ढे से पैसा मिलता है, वन एट ए टाइम, बुड्ढे से पैसा मिलता है। बुड्ढे को वो बोला जल्दी करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए बोला कि देखो ये गारंटी है, बिल भी तो एक तरह का गारंटी है, इन अ वे सिक्योरिटी है, व्हाट आई मीन टू से, गारंटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी, बिल इज ऑल्सो सिक्योरिटी, है ना। तो इसलिए वो सिक्योरिटी बोल के चला दिया, ब्रॉडर टर्म बोल के, इन डेप्थ बिल क्या है नहीं समझाया, टाइम और एफर्ट बचाने के लिए। जिसको एबीसीडी नहीं आता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, है ना, समझ में आया। तो इसीलिए टाइम और एफर्ट बचाने के लिए उसको बोला नहीं उतना कुछ, बोला कि भैया ये गारंटी है, साइन कीजिए, आप मेरे से पैसा ले रहे हो, उधार ले रहे हो, इसका ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। बात समझ में आया? ये बोल के छोड़ा। हाँ बोलो। इसीलिए तो कोर्ट ने किसका फेवर में बोला, तुम लोग बताओ? इसीलिए तो ओल्ड मैन का फेवर में बोला। बात समझे? बात समझे? बट तुम फ्रॉड क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि ये पैसा बुड्ढे से मिलता है ना उस आदमी को, ये भी तो सच है, उसने पैसा तो दिया है अपना। फ्रॉड तो उल्टा होता है, पैसा ले लेता है और साइन करा लेता है, ये तो पैसा दे के साइन करा रहा है, ऐसे सोचो। बात समझे? तो इस आदमी का भी ज्यादा गलती नहीं है। हाँ हाँ, बट एट द सेम टाइम लॉ जहां पे रेमेडी, मैं इसलिए लैंग्वेज क्या यूज किया, कोर्ट भी तो वही बोला, लॉ जहां पे रेमेडी करे, फैक्ट्स देखा जाता है ना। एक बच्चा, 2 साल का बच्चा कोई गलती कह दिया, तुम बोलोगे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है, तुम लोग हर रोज कर रहे हो बहुत कुछ गलती मेरे साथ, ठीक है, मैं क्या कुछ बहुत कुछ कर रहा हूं, एक बार खड़ा करके फिर बैठा दे रहा हूं,
ठीक है, लॉ शैल बी वेरी प्रैक्टिकल एंड लीनियंट ऑल्सो। हाँ, और अफगानिस्तान बन जाएगा, मत बनाओ इंडिया को। हाँ सॉरी, अरे झूठ तो कोई भी बोल सकते हैं। साइन नहीं, अंगूठा लगा दिया, अंगूठा एंड साइन आर सेम इन अ वे। हाँ, अंगूठा एंड साइन आर व्हाट, यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, हाँ बताओ, एनी क्वेरी? ओके, समझ में आया पहला वाला फैक्ट समझ में आया, एक्सेप्शन क्यों किया गया? गुड दैट वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। मन में ये सब उठ सकता था घर में। ओके, सेकंड एक्सेप्शन, सेकंड वाला केस लॉ, बहुत अच्छे से फैक्ट्स मैं बोलूंगा, बुक में लिखा नहीं रहता है फैक्ट्स कोई भी चीज का, ध्यान से सुनो। सेकंड वाला केस लॉ ध्यान से सुनो, फिर एक्सेप्शन समझ में आएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स? अच्छा, कैन आई से हैव यू हर्ड ऑफ ग्रीन टी, रेड टी, ब्लैक टी? देयर इज ऑल्सो अनदर टी, व्हाइट टी। व्हाइट टी इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो तीन चाय का बहुत सारा प्रोसेसिंग के लिए, चाय का प्रोसेसिंग अलग अलग होता है। चाय का प्रोसेसिंग अलग अलग होने के लिए, टाइमिंग ऑफ प्रोसेसिंग अलग अलग होने के लिए चाय अलग अलग तरीका का बनता है। तीन मेन वेरिएंट्स का नाम ले रहा हूं। अच्छा, दो वेरिएंट्स का नाम ले रहा हूं जो एकदम कॉमन है, ग्रीन एंड नॉर्मल ब्लैक टी। ठीक है, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। ब्लैक टी मतलब जो चाय पत्ती तुम लोग बाहर में भी जो मिल रहे हैं दूध के साथ, जो दूध चाय में, ब्लैक टी है। ठीक है, तो ग्रीन टी एंड ब्लैक टी या रेड टी, दीज आर टू वेरिएंट्स। हाँ है ना? अच्छा बोलो ना, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी ना है, ग्रीन टी के साथ रेड टी पी रहे हो। ठीक है, तो दे आर सब्स्टिट्यूट्स, ईदर और पियोगे। हाँ है ना? ओके, नाउ लेट्स से विच वन इज महंगा, ग्रीन टी? विच वन इज सस्ता, ब्लैक टी? ठीक है, तो ऐसे ही दो और सब्स्टिट्यूट है। एक का नाम है हेम्प, एक का नाम है टो, हेम्प एंड टो। दे आर जस्ट लाइक प्लांट्स ओनली, प्लांट्स ग्रुप का ही कुछ है। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हर्बल यूज एंड दे आर जस्ट लाइक टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी अगर खुला पत्ता या पत्ती तुमको दिखाया जाए, तुम पहचान नहीं पाओगे कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्लैक है। वहां पे ग्रीन और ब्लैक का नहीं रहेगा, लेबल भी लिखा नहीं रहेगा ग्रीन टी ब्लैक टी, पेड़ में थोड़ी ना लिखा रहता है ग्रीन टी ब्लैक टी। ठीक है, सो द आइडिया इज, तुमको अगर खुले में कोई दिखाए तुम पहचान ही नहीं पाओगे। टी टेस्टिंग बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है, वाइन टेस्टिंग भी, ठीक है, कॉफी टेस्टिंग भी। ओके, नाउ द आइडिया इज, ये जो खुले में तुमको दिखाया तुम पहचान नहीं पाओगे। हेम्प एंड टो का भी ऐसा हालत है, दोनों क्लोजली रिजेंबल करता है एक दूसरे का लुक्स। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स, तो मैं क्या बोला, एक हेम्प है एक टो है। हेम्प इज लाइक ग्रीन टी, टो इज लाइक ब्लैक टी। सो हेम्प इज हाई एंड टो इज लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, पूरा फोकस करके सुनना। एक आदमी को हेम्प चाहिए था इंग्लैंड में, ठीक है, एक आदमी को, बहुत पहले का बात है, 100 साल पहले का, एक आदमी को हेम्प चाहिए था, हेम्प नहीं मिल रहा था उसको। तो वो हेम्प वगैरह या कोई भी चीज जो हम लोग को नहीं मिलते, हम लोग ऑर्डर देते हैं ना। आजकल तो ऑनलाइन अमेज़न में ऑर्डर देते हो, तब क्या अमेज़न था? इमेजिन करो, नहीं। तब पोर्ट में खबर दिया जाता था, पोर्ट, बिकॉज पोर्ट वॉज द एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ है ना? सो पोर्ट में खबर दिया गया कि हेम्प कहां मिलेगा, और हेम्प मिलने से ही मेरे को खबर देना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? हेम्प। अब पोर्ट में एक खबरी को खबर मिला कि हेम्प आने वाला है। हेम्प क्या होने वाला है? आने वाला है, ऑक्शन होने वाला है हेम्प का। ठीक है, तो यह आदमी ऑक्शन में पहुंच गया, बट ये जो खबरी है वो देख के प्रोडक्ट को हेम्प बोल दिया, बट वो एक्चुअली था हेम्प एंड टो। वो क्या था? हेम्प के साथ टो। ऑक्शन भी हो रहा था उस दिन हेम्प एंड टो का साथ में, मतलब एक हेम्प और एक टो साथ में। ठीक है, एक हेम्प एंड एक टो साथ में ऑक्शन हो रहा था। ठीक है, और जो
खबर मिला जिसको हेम्प का, वो क्या खरीदने गया, हेम्प एंड टो या ओनली हेम्प? ओनली हेम्प। समझो, स्टे कनेक्टेड। तो ऑक्शन में जाके उसने बिड किया होगा। अच्छा, उसका बिडिंग प्राइस ऊंचा होगा या नीचे होगा? ऊंचा होगा। बुद्धि लगाओ, अगर मैं 2 हेम्प के लिए ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरा bid will be higher than a person bidding for hemp and toe because toe is low, है ना? सो उसको बिड मिल गया होगा या नहीं मिला होगा? ऑफ कोर्स उसको बिड भी मिल गया, यानी कि उसको सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट सेलर ये समझा, सेलर क्या समझा? सेलर तो बेच ही रहा है क्या, हेम्प एंड, और जो खरीद रहे हैं वो क्या सोच के खरीदा, हेम्प एंड हेम्प। यूनिलैटरल मिस्टेक है ना। सेलर बोलेगा ना, ऑक्शनियर जब उसको डिलीवरी किया, इसको बोला अरे मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तो हेम्प एंड हेम्प के लिए आया था, मेरे को हेम्प एंड टो क्यों भेजे? तो सेलर उसको प्रूव कर दिया, देख ऑक्शन इसी का था, यूनिलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, है ना? कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने परिस्थिति को देखा वापस और बोला देखो, हेम्प एंड टो अगर साथ में तुम मंगवा रहे हो खुले में, तो कौन सा हेम्प है कौन सा टो कोई पहचान नहीं पाता है, पहला बात। दूसरा बात, ये आदमी को वही बात पे धोखा हुआ ना, क्योंकि इसका खबरी जो खबर दिया उसने बोला हेम्प आया, ऑक्शन भी दिखने में हेम्प का लग रहा था, तो ये कर दिया। तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक भले ही हो, मान रहा हूं तुम्हारा दोष नहीं है सेलर, बट इसमें इसका भी दोष कमी लग रहा है। इसलिए इसको तुम इधर क्या करो, हेम्प दे दो, टो के बदले दूसरा वाला, प्राइस तो पे किया है बंदा, है ना? या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो, तुमको जो चाहिए। तो कोर्ट ने यहां पे भी जस्टिस प्रोवाइड किया और यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट को यहां पे वॉइड बोला या वॉइड नहीं बोला या वॉइड कर दिया, वॉइड या वॉइडेबल जैसा ही कर दिया, यानी कि ये और एक एक्सेप्शन हो गया। इस केस लॉ का नाम था स्क्रिवन वर्सेस हिंडले। क्या नाम था? स्क्रिवन वर्सेस हिंडले। अच्छा सर, ये नंबर बी में है। हाँ, इसका फैक्ट्स मैं बता दिया। स्क्रिवन वर्सेस हिंडले का फैक्ट्स कुछ ऐसा है, एक था हेम्प, एक था टो, एक था हाई, एक था लो। क्लियर? ओके। और पूरा हेम्प एंड टो को हेम्प एंड हेम्प समझ के कोई खरीद लिया था, और कोर्ट ने यहां पे भी एक्सेप्शन प्रोवाइड करके बोला नहीं, इसमें तो वो सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड हिम टू अंडरस्टैंड। आपने फ्रॉड नहीं किया सेलर, बट सर्कमस्टेंसेस वैसा हो गया, उसको लग गया, है ना? समझ में आया? ओके, पूछो। सेलर का लॉस नहीं होगा क्योंकि हेम्प हाई है। अगर वो टो का प्राइस में हेम्प देता तो फिर ठीक है, वो तो हेम्प का प्राइस में टो दिया। मेरा बात समझो, लॉस कब होता है? जब ऊंचा प्राइस में हम लोग बेचे या नीचे? यहां पे तो ऊंचा प्राइस में, काफी ऊंचा प्राइस में बेचे। नहीं, इसीलिए तो मैं बोला सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने बोला। कोर्ट एक्सेप्शन सिचुएशन को देख के बोलेगा या ना देख के? देख के ही तो बोला। कोर्ट क्या बोलता मैं कैसे बोलूं? होना चाहिए। Exception is not a provision of law. So what can I say? That's what I'm asking. What can I say? Exceptions are made by courts from time to time from interpretation. Okay? So they have made this exception. Why? Looking at the facts. And the facts I explained to you. And the facts are in favor of the court. And favor of the person who is buying toe at the price of him. सेलर को भी कुछ सजा नहीं दिया कोर्ट, बोला कि भाई एक्सेस मनी दे दो, या फिर तुम टो के बदले हेम्प ही दे दो, या फिर तुमको नहीं देना है लेके पूरा कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर का फेवर में ही बोला। क्लियर है? समझ में आया? ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट? ठीक है। विजय नाम है ना? रुको, विजय बता पाओगे स्क्रिवन वर्सेस हिंडले क्या बोला? बताओ, टाइम बचा रहा हूं। अच्छा, पहला वाला केस बता पाओगे? फॉस्टर वर्सेस मैकिनन, विजय का बगल वाली। फॉस्टर वर्सेस मैकिनन, बुढ़ा वाला।
अंगूठा छाप बुड्ढा वाला जो एग्जाम्पल था, हेल्प कर रहा हूं। अच्छा, क्या टॉपिक चल रहा है बता पाओगे? बता दो। यूनिलैटरल मिस्टेक का 3 एक्सेप्शन। पहला 2 एक्सेप्शन किए, अभी 3rd एक्सेप्शन बोलूंगा इसका क्वेरी के बाद। बैठ जाओ, बोलो। देख लिया सबका हालत, जो लोग बात करते हैं। हाँ, जनरलाइज, ये एक्सेप्शन मैं केस का फैक्ट्स देके समझाया। केस का फैक्ट्स ये था। अब जनरलाइज एक्सेप्शंस आर नॉट यूजुअली जनरलाइज्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉ। एक्सेप्शंस, अच्छा, कैन एक्सेप्शंस बी जनरलाइज्ड? द टर्म एक्सेप्शन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट मीन? इट्स अ रूल और एन एक्सेप्शन? व्हाट इज जनरलाइज्ड, रूल और एक्सेप्शन? Are you getting me? Today if someone comes to me, I'm from Xavier's, sir, I have college, your exam will be missed, I will give it later on, I will send you the paper. बहुत लोग ऐसा किया है, ठीक है? So I will make exception, but can this exception be made a rule? Are you getting me? So exception का मतलब, वो तुम्हारा क्वेरी जो था वैसा ही था। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है? वन ऑफ या रेगुलर? जल्दी बताओ। वन ऑफ। तो ये वन ऑफ एक केस था जिसको मैं समझाया। क्लियर है? तो ऐसा सिमिलर सिचुएशन में यू कैन प्ली फॉर एक्सेप्शन, इसीलिए तो लॉ पढ़ रहे हो, समझने के लिए। कानून है ना, कानून में एक्सेप्शन कब किया जाता है? हालातों को देखते हुए। किसको एडवांस करने के लिए? रेमेडी को। और किसको सप्रेस करने के लिए? मिसचीफ को। ये दिमाग में किसी का घुस गया, वो कानून का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर पाएगा। जजेस को है ना? क्लियर है? और केस स्टडी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? समझने के लिए कानून कैसे इंटरप्रेट हुआ है, कानून को कैसे विश्लेषण किया गया है ना? एक जज या लॉयर, अपना बहुत टॉप क्लास का जज या लॉयर केस लॉ का बुक्स 100 पढ़े होंगे, या 100 हजार केस लॉ पढ़ता होगा, तब जाके वो टॉप क्लास का जज या टॉप क्लास का लॉयर बन पाएगा। ठीक है? क्योंकि केस लॉ से तुम्हारा दिमाग इंटरप्रेट कर पाएगा कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो ये जो हेम्प एंड टो वाला एक केस लॉ था, इसको मैं इंटरप्रेट इसलिए किया जाके तुम्हारा दिमाग चले वैसे। एक्सेप्शन कहां बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है? तो 3rd एक्सेप्शन में मैं आता हूं। 3rd एक्सेप्शन भी जान लो। अच्छा, पहला तो एक्सेप्शन का कोई नाम दे पाओगे केस लॉ का नाम के अलावा? देखो नाम लिखा है, ए में क्या बोला है? वेयर द यूनिलैटरल मिस्टेक इज एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। याद करो, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली था बिल, वो समझ लिया था क्या? गारंटी। समझ में आया? दूसरा वाला एक्सेप्शन अभी जो किए, ये क्या था? मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना? हेम्प एंड हेम्प, बट हेम्प एंड हेम्प था ही नहीं, क्या था? हेम्प एंड टो एग्जिस्टेंस। ठीक है ना? थर्ड वाला आइडेंटिटी लेके होगा, और 3rd वाला का फैक्ट्स पहले समझ लो, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। ध्यान देना, यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू लास्ट बेंच तक सुनाई दे रहा है? ओके। 3rd वाला एक्सेप्शन, बहुत पहले जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, ऑफ कोर्स, ठीक है? इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था, मैसेजेस प्योरली पोस्टल था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाज पोस्टल ओनली, है ना? ठीक है? अब ध्यान से सुनना, उस टाइम का बात हो रहा है, उस टाइम में और एक केस लॉ का बात हो रहा है। चिट्ठी से एक ज्वेलर के पास, चिट्ठी से, और चिट्ठी का स्टैंप में ना रॉयल सिंबल था। रॉयल फैमिलीज का चिट्ठी अलग से होता था, उन लोग का स्टैम्प रेड कलर का, बहुत बड़ा एक डिस्टिंग्विश्ड मार्क के साथ होता था, जिससे कि समझ में आ जाए रॉयल फैमिली से चिट्ठी आ रहा है। तो एक ज्वेलर के पास ऐसे ही कोई डचेस या ड्यूक का घर से कोई चिट्ठी आया, क्या? एक नेकलेस बनाने के लिए। ठीक है? कोई रॉयल लेडी के लिए एक नेकलेस बनाने के लिए डिजाइन स्पेसिफाई करके। ठीक है? अब चिट्ठी में आया, वो इंपॉर्टेंस देके चिट्ठी को और ऑर्डर को, दोनों को नेकलेस बना लिया। नेकलेस बना लिया। अब नेकलेस जैसे ही बनाया, दुकान में रख दिया। अब दुकान में 3-4 दिन बाद नेकलेस बनने का, कोई रॉयल लेडी जैसा ही अपीयरेंस लेके आई,
हाँ है ना। एंड उसको पता नहीं, और आके ही उन्होंने पूछा ये नेकलेस तैयार है? ही सेड यस। उसको लगा इन्हीं का ऑर्डर था, इन्हीं का ऑर्डर था, और उसने तब व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, इमेजिन। तो तब उन्होंने कहा कि मैं ये ले जा रहा हूं, तो ही सेड यस। तो पैसा देके ले भी गया, पैसा देके ले भी गया। 2 दिन बाद जिसने चिट्ठी दिया, जिसने ओरिजिनल ऑफर किया था और जिसने ओरिजिनली बोला था बनाने के लिए, उन्होंने आया, वो आ गई। एंड शी आस्क्ड वेयर्स माय नेकलेस, देन ही रिप्लाइड कि आपका नेकलेस तो बिक गया, मेरे को पता ही नहीं था वो आपका था। हाँ है ना, तब तो व्हाट्सएप नहीं था, इमेजिन करो। तो थोड़ी ना डीपी देख के, ठीक है, बोल पहचान लेगा, ठीक है। तब तो कोई हालत में पहचानने का बहुत बड़ा वो था, दिक्कत था, प्रॉब्लम था। नाउ इमेजिन, उसने जब जिन्होंने रियल नेकलेस लेके गया उनको पूछा, शी डिनाइड, शी सेड आई वोंट गिव इट बैक, इट्स अ यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। है ना, तुमने मिस्टेक किया ज्वेलर, मैं क्यों भुगतू, मैं तो पैसा देके लेके गया तुमको पूछ के। बात समझ में आ रहा है? तो जिसके पास वो ज्वेलरी अभी पड़ा है, शी रिफ्यूज टू रिटर्न इट ऑन ग्राउंड्स दैट इट्स अ यूनिलैटरल मिस्टेक, इट कैन नॉट बी मेड वॉइड। है ना। बट कोर्ट ने यहां पे भी एक्सेप्शन किया। कोर्ट बोला कि देखिए, भले ही आपने पैसा दिए, भले ही आपका दोष नहीं है, बट ये ऑर्डर किसी और का था, ये ऑर्डर किसी और का था और गलती से ये बेचारा आपको दे दिए, है ना। तो ये भी वॉइड हम लोग कर देंगे, एक्सेप्शन इन लॉ बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये तीसरा केस जस्टिस लग रहा है ना, ये तीनों में ही जस्टिस लगा ना, जो किया कोर्ट ने। तीनों केस में ही रेमेडी को एडवांस करने के लिए कोर्ट एक्सेप्शनल पोजीशन ले लिया और रूल को एक्सेप्शन बना के जजमेंट दे दिया। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, इसमें आइडेंटिटी लेके पहचानने में गलती किया था कौन? ज्वेलर, ज्वेलर का ही गलती था। बट ये गलती के लिए सजा कोई और क्यों भुगते, जिसने बनाया था नेकलेस, है ना। कोर्ट ये कहा। क्लियर है? सो द आइडिया इज, थर्ड एक्सेप्शन, देखो केस लॉ का नाम है लेक वर्सेस सिमंस। क्या क्या नाम है? लेक वर्सेस सिमंस। तो तीनों केस लॉ को हाईलाइट कर लो, लेक वर्सेस सिमंस, क्रीवन वर्सेस हेनली एंड फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। ठीक है। एंड थर्ड चीज का नाम क्या है? आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी लिखा है ना, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। क्लियर है? क्लियर है? सब क्लियर है? ओके, विद दिस मिस्टेक कम्स टू एन एंड। तो कल जो बोल रहे थे मिस्टेक हो गया, एक्चुअली नहीं हुआ, अभी हुआ मिस्टेक। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, मिस्टेक में और एक छोटा चीज मेरे को बोलना है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ बाकी है, फॉरेन लॉ हो गया था, बट फिर भी देखो टॉपिक वाइज देखने में बाकी है। तो देखो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, सॉरी मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ में मिस्टेक ऑफ इनलैंड लॉ के नीचे लिखा है ना, वो जो मैक्सिम मैं तुम लोग को समझा रहा था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो उसको हाईलाइट करो इनलैंड लॉ के अंदर, जल्दी हाईलाइट करना। ओके, क्लियर है? ओके, इंडियन इनलैंड लॉ के बाद फॉरेन लॉ तो मैं बोल दिया, इट इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्लियर है? विद दैट mistake comes to an end. We are starting with lawful object and lawful consideration, the last portion of unit 2, which is very big, which is very very big. अब ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से समझना, ठीक है? ओके, ध्यान से सुनना। ओके गाइस, यहां पे प्लीज ध्यान देना, आज जैसे भी करके माय ऑब्जेक्ट इज टू फिनिश यूनिट 2। यूनिट 2 कंप्लीट करने के लिए मेरे को 2 और मेजर सेक्शन यूनिट 2 का समझाना पड़ेगा। एक ब्रेक के पहले अभी समझाऊंगा, दूसरा ब्रेक के बाद। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या है मैं पूरा बता दूंगा, पूरा नटशेल में, और पूरा करा भी दूंगा, और बुक में वही फ्लो में है।
पहले सुन लो और समझ लो, फिर बुक देखो। अभी सुन लो, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन में ये और एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन के साथ साथ याद करो, मैं कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये समझाया था ना। और बोला था ना ये लास्ट में जाके होगा, वही घड़ी आ गया, याद है। 8th एसेंशियल रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसीडरेशन, नंबर 8 लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसीडरेशन वाज व्हाट? कंसीडरेशन शैल नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, याद आया यूनिट 2 में। और मैं बोला था ये लास्ट वाला लीगल रिक्वायरमेंट हम लोग इन डेप्थ पूरा एकदम देखेंगे चैप्टर का एंड में, वही देख रहे, ठीक है। तो लिंक कराया। दूसरा, सर इसमें पहले लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन कब कब नहीं होगा, वो अभी मैं समझाऊंगा ब्रेक के पहले, 10 मिनट्स का टॉपिक। और उसके बाद ब्रेक के बाद 3:15, ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे 3:30 से, जो बाकी वाला बड़ा टॉपिक है वो करने के बाद यूनिट 2 एक बार खत्म हो जाए शांति, यूनिट 3 जस्ट स्टार्ट कराऊंगा कैसे भी, और यूनिट 3 स्टार्ट करके हम लोग नेक्स्ट दिन यूनिट 3 कंप्लीट करके यूनिट 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 3 एंड 4 आर मच स्मॉलर देन यूनिट 2, यूनिट 2 वाज द बिगेस्ट, आई टोल्ड यू पहले ही। ओके, सो दिस इज द प्लान फॉर द डे। वंस अगेन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है कानून नहीं बोला, कानून क्या बोला पता है? अनलॉफुल क्या होता है, और जो अनलॉफुल नहीं होगा वही क्या होगा? लॉफुल। तो अनलॉफुल क्या क्या होता है? 5 चीज में एक कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सकता है, 5 केसेस। कितना? 5 केसेस, और वो 5 केसेस क्या क्या है वही मैं समझाने वाला हूं एक एक करके विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड मीनिंग। ओके, नंबर 1, यानी कि सर आप लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है वो पढ़ाएंगे या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कब होता है तब पढ़ाएंगे? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है वो पढ़ाऊंगा, अनलॉफुल जो नहीं है वो क्या है? लॉफुल। Okay, so I am teaching you what is unlawful object and consideration. Okay, please focus, ध्यान देना। unlawful object and consideration क्या होता है? Okay, now ध्यान देना। पहला चीज, अच्छा मेरे को बताओ, गांव साइड में इमेजिन करो, गांव साइड में कोई बुढ़ा, वापस बुढ़ा, हाँ ठीक है, ये बुढ़ा उतना बुढ़ा नहीं है, दिखने में बुढ़ा है। अब ध्यान से सुनो, गांव साइड में, ठीक है, प्लीज फोकस करो, गांव साइड में कोई, और कौन सा गांव साइड? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। एंड वो विलेजर, ठीक है, जा रहा है बैंक की तरफ अपना लाठी लेके, इमेजिन करो, ठीक है, मूंछ भी है उसका, ठीक है। अब वो लाठी लेके गया बैंक में, और बैंक में जाके बोलता है कि लोन दो, ऐसे बोला लोन दो, लोन ऐसे थोड़ी ना मिलता है। तो काउंटर वाला उसको लोन के बदले फॉर्म दे दिया, बोला ये है लोन फॉर्म, ये पहले दीजिए फिर लोन मिलेगा, ठीक है। और लोन फॉर्म में लिखा है बड़ा बड़ा करके पर्पस ऑफ लोन, क्या लिखा है? पर्पस ऑफ लोन। इमेजिन करो, पर्पस ऑफ लोन में वो बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज 14 में लिखा पर्पस, और लिख के लोन फॉर्म जमा दिया। उसका चेहरा देखा, काउंटर का आदमी उसका चेहरा देखा, और देख के उसका चेहरा के सामने आंख से आंख का कांटेक्ट रखते हुए फाड़ा लोन फॉर्म को ऐसे, और उसका चेहरे के सामने उड़ा दिया, ठीक है। वो डेयरिंग बैंक का एम्प्लॉय है मेरे तरह। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। फिर वो बुढ़ा गुस्सा होगा, बोला क्यों मेरा लोन फॉर्म आप फाड़ क्यों दिए? पर्पस में ऐसा कुछ लिखा था, कोई बोल पाओगे क्या लिखा था? चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज। वो ओपन बोला बुढ़ा कि मेरा बच्ची का शादी कराना है इसलिए लोन ले रहा हूं। बोलो इंडिया में चाइल्ड मैरिज इज लीगल और इलीगल? बाकी सब जगह बहुत पहले से इलीगल है, वो लोग पूछता भी नहीं है ये इलीगल है कि नहीं। इंडिया में ये इलीगल कर दिया गया है, हकीकत मिरर, ठीक है, इलीगल कर दिया गया है क्योंकि होता है, ठीक है। एंड आई टेल यू,
पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला पॉइंट वी आर अबाउट टू स्टडी, ठीक है, वी आर अबाउट टू स्टडी द फर्स्ट पॉइंट। अब ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट में इसीलिए लिखा है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का कब होगा, जब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लोन is to marry a child which is prohibited by law, then the object is lawful or unlawful? Clear है? If it is prohibited by law, if the object is prohibited or forbidden, language क्या है? Forbidden by law. Clear है? तो ऑब्जेक्ट पहला वाला केस में क्या था? Forbidden by law, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, हाँ है ना? सो ये जो है ये फोरबिडन बाय लॉ है, कोई कानून फोरबिड किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोरबिड नहीं किया, कोई और कानून, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। सो ये फोरबिडन बाय लॉ है, ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड, इसीलिए फाड़ के फेंक दिया लोन फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? ओके, सो ये है पहला अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। मैं बोला 5 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसमें से पहला वाला है इफ द ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। ओके, नंबर 2 इज द टफेस्ट। नंबर 2 इज द टफेस्ट। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सुनना, एग्जाम्पल एकदम आसान है। ओके, ध्यान से सुनना। सपोज करो एक आदमी है जिसके पास बहुत जमीन है, लैंड प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अब ये जमीनदार है वैसा टाइप्स, ठीक है, बट इनहेरिट किया, खुद के पास उतना पैसा कम है। अब जमीन के ऊपर इतना बड़ा प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बहुत हाई होगा ना। अच्छा, जमीन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, हाँ, लैंड रेवेन्यू हम लोग बोलते हैं इसको। लैंड रेवेन्यू कौन सा गवर्नमेंट देता है, स्टेट या सेंट्रल? स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है, स्टेट का खजाना स्टेट रेवेन्यू में जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, लैंड रेवेन्यू ये जो है, लैंड रेवेन्यू बहुत सालों से इसका ड्यू पड़ा है। मैं बोला ना उसके पास पर्सनल कैश फ्लो नहीं है बट प्रॉपर्टी है, तो ये लैंड रेवेन्यू चुकाया नहीं, सालों से बहुत लोग का ऐसे भी ड्यू है, ठीक है। अब सोचो, अब नोटिस आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया कि ये प्रॉपर्टी बेच दिया जाएगा 1 हफ्ते में, और प्रॉपर्टी बेच के जितना भी ड्यूज है वो ड्यूज को सेट ऑफ किया जाएगा, जो सरप्लस बचेगा वो इसको मिल जाएगा, है ना? प्रैक्टिकल, मेरा बात समझ में आया? तो ये नोटिस आने के बाद ये आदमी परेशान हो गया, नेचुरल, है ना? अब बोलो, क्या ऑक्शन में वो खुद ही खुद का घर खरीद पाएगा? नहीं, अलाउड नहीं है। नोटिस में ये भी लिखा रहेगा कि तुम्हारा खुद का घर कभी, मतलब तुम ऑक्शन अटेंड नहीं कर पाओगे एज अ बिडर। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर पैसा होता वो लैंड रेवेन्यू चुकता करता, है ना? घर खरीद रहा है मतलब पैसा है, तो उसको घर खरीदने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अब सुनो ना, बोलने दो। अब लेट्स से अब वो क्या किया, वो अपना बीएफएफ के पास गया, बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ठीक है। अब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के पास गया और बोला बीएफएफ मेरा हेल्प कर। बीएफएफ बोला क्या हेल्प चाहिए? बोला तू ऑक्शन अटेंड कर, मेरे से पैसा ले, मेरा घर खरीद ले, फिर गिफ्ट डीड बना के मेरे को गिफ्ट कर देना मेरा बर्थडे में, ठीक है। मतलब बीएफएफ का कुछ नहीं जाता, वो ही पैसा दे रहा है, बोल रहे तेरा नाम पे खरीद, फिर मेरे को मिल जाएगा वापस पोजेशन, है ना? सीधा हिसाब, यही बोला। तो द आइडिया इज, ये जब किया बीएफएफ के साथ इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बीएफएफ के साथ जो इसका हो रहा है इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ सम अदर लॉ ना, इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू लॉ, है ना? सो इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? नो, दिस इज अनदर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। यहां पे यू आर entering into an agreement with your BFF to defeat the provision of which law? Land revenue law. बात समझ में आया? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? void, because the object is unlawful. क्लियर है? समझ में आया? पूरा इजी एग्जांपल है, खाली सोचो दिमाग में, है ना? क्लियर है ना? ओके, तो बीएफएफ के साथ तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, घर खरीदेगा वो तुम्हारा बिहाफ में, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तुम लैंड रेवेन्यू कानून का प्रोविजन तोड़ना चाहते हो, है ना? क्लियर है? क्लियर है?
ओके आगे बढ़ रहा हूं। थर्ड वाला, अच्छा सर थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला ध्यान से सुनना, सबसे आसान है, सबसे आसान है। विजय माल्या, हंसो मत, ठीक है। विजय माल्या और ललित मोदी, नाम सुने हो ना? दोनों का नाम सुने हो? दोनों फरार है, यूके में है दोनों। लेट्स से थेम्स यू नो ना, अ रिवर इन लंदन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये गंगा है, वहां पे थेम्स है लंदन का बगल में, बैंक्स में, और थेम्स का बगल में ये लोग पी रहे चाय, ठीक है, और चीयर्स कर रहे हैं और बोल रहे हो वाओ वी हैव लूटेड इंडिया, ठीक है गधा। और फिर बोल रहे कि अभी इंडिया तो छोटा पड़ रहा है, अभी चलो यूके में है, यूके में कुछ मचाते हैं, ठीक है। अब यूके का बैंक्स को लूटने के लिए सोच रहे। अब बोलो ये लोग जब हाथ मिला के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इन लोग का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड्यूलेंट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। when the object is fraudulent, as simple as that, object of the contract अगर fraudulent है वो contract क्या हो जाएगा? void। नंबर फोर में सुनो, लेट्स से आज मैं, कौन लोग लास्ट एग्जाम नहीं दिए थे? हाथ उठाओ, वापस हाथ उठाओ, ठीक है। सपोज करो उसको मैं बाहर निकाल देता, ठीक है, आज आके बोलता कि तू एग्जाम नहीं दिया बाहर, ये गुस्सा हो जाता। गुस्सा में क्या करता? गुस्सा में जाके वो इधर खुद, ठीक है, इधर खुद एक ईंट लेता बड़ा सा और मेरा गाड़ी धड़ाम, ठीक है, लेट्स से किया नहीं, अच्छा बच्चा है। अब या फिर गाड़ी नहीं ईंट लेकर मेरे कोई, ठीक है, दोनों में से एक, या फिर और भी है एग्जांपल्स, ठीक है। या फिर वो क्या करता, ठीक है, मेरे को भी नहीं गाड़ी को भी नहीं, शातिर है, लॉ पढ़ लिया, एक हायर्ड गन हायर करता, मतलब किसी और गुंडा मवाली को पकड़ता और उसको बोलता तुम करो ये काम, ठीक है, मेरा हाथ गंदा नहीं करूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो चीज है, अब ध्यान से सुनो, ये जो चीज है अगर ये करता, ये कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ गुंडा का, वॉइड होता है या वैलिड? वॉइड, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज टू कॉज इंजुरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। You cannot, the object of the contract cannot cause injury to a person or his property, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम तक रुक जाना, ठीक है, क्लियर है, पूरा समझ में आया? हाँ बोलो, तुमको करना है, एग्जाम्पल में इसको ले लो उसके जगह। हाँ समझा नहीं? बोल के बाहर नहीं भेजा, इसीलिए नहीं भेजा, डर गया। ओके नाउ समझ में आया? ओके क्लियर है भाई? ओके नाउ ध्यान से सुनना, ये हो गया पहला 4 पॉइंट। अच्छा पहला 4 पॉइंट ना देख के एक बार बोलो, उसके बाद बुक देखो। 5वां पॉइंट मैं बोलूंगा ब्रेक के बाद, बट 5वां पॉइंट समझा दूंगा लूजली, इन डेप्थ ब्रेक के बाद होगा, क्योंकि 5th पॉइंट में देयर आर 12 सब पॉइंट्स, आई विल शो यू। प्रायर टू दैट मेरे को 4 केसेस जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, बताओ। Number 1, if it is forbidden by law. Number 2, if it defeats the provision of any other law. Number 3, if the object is fraudulent. Number 4, if it involves causing injury to a person or his property. अब तुम लोग पेज 56 में हो, पेज 56 में पॉइंट नंबर 5 देखो क्या लिखा है, if it is moral or opposed to public। इसी पॉइंट को मेरे को लास्ट आखिरी बड़ा पॉइंट है जो समझाना पड़ेगा। अब एक बार मेरे साथ बुक को फॉलो करो, पेज 57 में देखो सेम चीज दोबारा दिया गया है ना, अनलॉफुल कंसिडरेशन एज वेल एज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सेम पॉइंट्स भी है। पेज 58 तक वो कंटिन्यू हुआ है। पेज 58 में देखो पॉइंट नंबर 6 से इमोरल एंड एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अलग करके दे दिया ना। पेज 58 का इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर तक हो गया ना तुम लोग का, इफेक्टिवली सेम पॉइंट्स रिपीट है ना। तो पेज 58 का पॉइंट नंबर 6 यानी कि इमोरल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इमोरल पढ़ाऊंगा, फिर 7 में देखो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को खोल के बताया गया है, उसको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जाके खत्म होगा यूनिट 2। सो दिस एक्सरसाइज फ्रॉम पेज 58 वी विल डू आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। आज 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, टेक अ ब्रेक, थैंक यू।
Please do not be late today. I'll start as soon as possible.